हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईसी फिजिक्स एकेडमी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10th का पहला चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। और प्रकाश का अपवर्तन होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जैसे कि ये डायग्राम में आपको दिख रही हैं। तो ये दोनों घटनाएं आपको प्रकाश की इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रकाश के बारे में। लाइट आखिर होती क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संबोधित करके वस्तुओं का आभास कराती है। इसका मतलब है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा किस प्रकार की से प्रकाश आपकी? क्योंकि प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलती है। जो धूप है, सूर्य का जो प्रकाश है, उससे हमें विटामिन डी मिलती है। तो इससे हमें ऊर्जा भी मिलती है प्रकाश से। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप भी है और इसके साथ साथ ये हमारी आँखों की मदद भी करता है। संबोधित की जगह आप उत्तेजित भी लिख सकते हो, संवेदित भी लिख सकते हो, या मदद भी लिख सकते हो कि प्रकाश हमारी आँखों की मदद करता है वस्तुओं को देखने के लिए। जैसे ये डायग्राम दिखाया गया है आपको, इसके अंदर कमरे, ये किसी कमरे का डायग्राम है। इसके अंदर अंधेरा है कमरे के अंदर। तो यहाँ पर लाइट जलाई गई है। तो ये लाइट जहाँ पर पड़ रही है सिर्फ वो ही हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, कमरे का और हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा। तो प्रकाश हमारी आँखों की मदद करता है वस्तुओं को देखने के लिए। इसे कहते हैं प्रकाश। इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हो आप। जैसे कि सड़क वगैरह पर रात के वक्त लाइट जलाई जाती है ताकि सड़क पर रोशनी रहे, यानी कि प्रकाश रहे, जिससे हमें वस्तुएं, गाड़ियाँ आसानी से दिखाई दे सके, एक्सीडेंट वगैरह ना हो। ठीक है। तो प्रकाश हमारी मदद करता है वस्तुओं को देखने के लिए। प्रकाश दो प्रकार का होता है। नंबर 1 कृत्रिम प्रकाश और नंबर 2 है आपका प्राकृतिक प्रकाश। कृत्रिम प्रकाश का मतलब होता है वो प्रकाश जो इंसान बनाते हैं, उसे कहते हैं हम कृत्रिम प्रकाश। मोमबत्ती वगैरह, बल्ब या ट्यूबलाइट वगैरह, और ये जो ऊपर लाइट दिखाई गई है आपको, ये सब आर्टिफिशियल लाइट है, यानी कि कृत्रिम लाइट्स हैं, कृत्रिम प्रकाश है जो इंसान ने बनाई है। इन्हें कहते हैं हम कृत्रिम प्रकाश। प्राकृतिक प्रकाश होता है आपका जो सूर्य वगैरह से आता है। प्राकृतिक प्रकाश, सूर्य से आने वाले प्रकाश को हम प्राकृतिक प्रकाश कहते हैं। ठीक है। जैसे कि धूप, ये नेचुरल लाइट है, आपकी प्राकृतिक प्रकाश है। इसके उदाहरण है इसके अलावा और भी, जैसे चंद्रमा का प्रकाश है, तारों का प्रकाश है। ये सभी आपके प्राकृतिक प्रकाश है, यानी कि नेचुरल लाइट है ये। ठीक है। इसी के बारे में आपको इस चैप्टर में डिस्कस करना है, प्राकृतिक प्रकाश के बारे में। इसकी कुछ खास बात है, ये आपको याद रखनी है। जैसे कि पहली है कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकंड होती है, और प्रकाश की चाल को हम सी से दिखाते हैं, स्मॉल सी से। इससे आगे चलते हैं। इसके बाद टॉपिक आता है आपका इस चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन, जो चैप्टर का नाम था स्टार्टिंग वाला पार्ट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। इसे आप इस प्रकार से देखोगे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल पर आई है,
ये आने वाली जो किरण है P, इसका नाम होता है आपतित किरण। जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ, ये जो पृष्ठ है जिस पर आई है क्यों, इसका नाम है आपका परावर्तक पृष्ठ, पर आपतित होती है यानी कि आती है, तो परावर्तन के पश्चात यानी कि इससे पृष्ठ से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। और ये जो वापस लौट के गई है किरण, इसका नाम होता है परावर्तित किरण। ठीक है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये जिस बिंदु पर यह घटना हुई है, इस बिंदु पर हम ये परावर्तक तल पर अभिलंब खींचते हैं, ये एन, ये जो दिख रहा है इसका नाम होता है अभिलंब। आपको दिख रहा होगा यहाँ एंगल बने हुए हैं आई और आर। इस एंगल आई और आर का नाम होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण। ये नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो इस घटना की सहायता से हमने परावर्तन के दो नियम निकाले, जिन्हें हम कहते हैं परावर्तन के नियम। दो नियम निकाले थे। पहला नियम था आपका कि आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, ये पहला नियम था। और दूसरा नियम था कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। ये दो नियम निकाले थे हमने इस घटना की सहायता से। पहला नियम होता है आपका कि आपतित किरण आने वाली किरण, परावर्तित किरण यानी कि जो पृष्ठ से टकरा कर गई है, ये आने वाली किरण है P, और जो गई है ये है R, और अभिलंब ये जो N है, ये तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही बिंदु पर हैं Q पर। तो यह आपका पहला नियम है परावर्तन का। दूसरा होता है कि आपतन कोण I बराबर होता है परावर्तन कोण R की, ये वाले एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो ये जो दो नियम है इन्हें कहते हैं परावर्तन के नियम। आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये नियम पूछ ले जाते हैं, तो ये नियम आपको अच्छे से याद करने हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका इस चैप्टर का दर्पण यानी कि मिरर, जिसे हम शीशा भी कह देते हैं। क्या होता है? ऐसा पृष्ठ जिसके एक ओर लाल ऑक्साइड या पारे की कली हो, उसे कहते हैं हम दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक गोलीय दर्पण और नंबर दो समतल दर्पण। गोलीय दर्पण गोले के आकार का होता है और समतल दर्पण होता है यानी कि सीधा, जिसमें हम चेहरा वगैरह देखते हैं। ठीक है, जो घरों में इस्तेमाल होता है अक्सर, वो होता है आपका समतल दर्पण। आपको पढ़ना है इस चैप्टर में गोलीय दर्पणों के बारे में। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण क्या होता है? वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर पारे की कली हो तथा अंदर की ओर दबी सतह पर, अंदर की ओर दबी सतह पर प्रकाश का परावर्तन हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। वह गोलीय दर्पण, ये गोले का आकार का होगा दर्पण, ठीक है, जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर यानी कि जो बाहर की ओर उभरा हुआ पृष्ठ है उस पर पारे की कली हो, ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये आपकी पारे की कली, उभरे हुए पृष्ठ पर पारे की कली हो तथा अंदर की ओर दबी सतह से प्रकाश का परावर्तन हो, यानी कि प्रकाश की किरणें इस साइड से आएंगी अंदर की तरफ से। तो इस तरह का जो दर्पण होता है वो कहलाता है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, इसके अंदर ये बहुत सारे नाम आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि P है, C है, इनकी भी आपको परिभाषा याद करनी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इस लाइन का नाम यहाँ लिख भी रखा है, इसका नाम होता है मुख्य अक्ष, हम इसे पढ़ेंगे अभी आगे। ठीक है, तो ये होता है आपका अवतल दर्पण। इसके बाद आता है आपका दूसरा था उत्तल दर्पण। ये होता है वह गोलीय दर्पण जिसकी अंदर की ओर दबी सतह पर पारे की कली हो, इसमें अंदर की ओर होती है पारे की कली, उसमें बाहर की ओर थी, और प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, तो उसे कहते हैं हम उत्तल दर्पण। ये गोलीय दर्पण होगा सेम, लेकिन इसमें पारे की कली अंदर की तरफ होगी, अंदर की तरफ। ठीक है, जैसे कि आपको ये यहाँ पर ये दिख रही होगी, अंदर की ओर हो और प्रकाश का परावर्तन बाहर की तल से हो यहाँ से, तो इस तरह का दर्पण कहलाता है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। फिर आता है आपका दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो सबसे पहली परिभाषा आती है आपकी ध्रुव।
ध्रुव आखिर होता क्या है? तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जो गोलीय दर्पण आपने लिया है, इसका जो मध्य बिंदु होगा, ये जो आपको दिख रहा है P, इसे कहते हैं हम दर्पण का ध्रुव, और इसे हम P से दिखाते हैं। ठीक है। इसके बाद अगली परिभाषा है आपकी वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसे हम C से दिखाते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले में से हमने काटा है, इस गोले का जो सेंटर होता है C, इसी सेंटर को, इसी केंद्र को हम कहते हैं दर्पण का वक्रता केंद्र C। और ध्रुव कहते हैं दर्पण के मध्य बिंदु को, ये जो मध्य बिंदु है P, इसे कहते हैं हम दर्पण का ध्रुव। इसे P से दिखाते हैं और वक्रता केंद्र को दिखाते हैं हम C से। तो यह आपको याद रखने हैं न्यूमेरिकलों में, ताकि आप न्यूमेरिकल करते वक्त इनके मान अच्छे से रख सको। अगली परिभाषा आती है आपकी फोकस बिंदु। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। जो हमने गोलीय दर्पण लिया था, इसके वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को, यानी कि बीच के बिंदु को दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। ध्रुव ये होता था आपका P और वक्रता केंद्र C, और इसके बीच के बिंदु जो होता है बीच में, इसे कहते हैं हम फोकस बिंदु। इसे हम कैपिटल F से दिखाते हैं, बड़े वाले F से। ठीक है। इसके बाद अगली परिभाषा है आपकी वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र C और दर्पण का ध्रुव यानी कि P, इसके बीच की जो दूरी है, P से C तक की जो दूरी है, यानी कि कैपिटल R जो है, इसे कहते हैं हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या। इसे हम स्मॉल r या कैपिटल R से दिखा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अगली परिभाषा की। अगली परिभाषा आती है आपके फोकस दूरी। फोकस दूरी होती है गोलीय दर्पण के फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को। जो फोकस बिंदु है और ध्रुव है, इनके बीच की दूरी को, ये जो बीच की दूरी है स्मॉल f, इसे कहते हैं हम दर्पण की फोकस दूरी। इसे हम स्मॉल f से व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। एक और परिभाषा है इसकी लास्ट, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष होती है गोलीय दर्पण के ध्रुव, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव यानी कि P, फोकस बिंदु यानी कि F और वक्रता केंद्र यानी कि C से होकर जाने वाली, इन सभी से होकर जाने वाली जो ये लाइन है ना, ये जो रेखा है, इसका नाम होता है मुख्य अक्ष। ठीक है। और फोकस दूरी होती थी हमारी P और F के बीच की जो दूरी थी, ये होती थी हमारी फोकस दूरी। इसे दिखाते थे हम स्मॉल f से। ठीक है। ये मेन परिभाषा है आपकी। इसके बाद एक और है दर्पण का द्वारक। ये भी आपको पढ़ लेनी है कि दर्पण का द्वारक आखिर होता क्या है। दर्पण का वह भाग जहाँ तक दर्पण प्रकाश किरणों को परावर्तित कर सके, उसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। यानी कि जहाँ तक प्रकाश की किरणों को दर्पण मोड़ सकता है, उसे कहेंगे हम दर्पण का द्वारक। प्रकाश किरणों को दर्पण सिर्फ इतने हिस्से तक मोड़ सकता है, m तक, और इधर भी m2 तक। यदि प्रकाश किरणें यहाँ से आएंगी तो उन्हें ये दर्पण मोड़ नहीं सकता। ठीक है। तो ये m1 m2 कहलाएगा इसका दर्पण का द्वारक। दर्पण का यानी कि गेट है। तो हमने ये जो परिभाषा आपने देखी है, ये अवतल दर्पण हो यानी कि जिसके बाहर की ओर कली हो, या फिर उत्तल दर्पण हो यानी कि जिसके अंदर की ओर कली हो, ये दोनों दर्पणों के लिए परिभाषा लागू होती है। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद टॉपिक आता है आपका कि अवतल व उत्तल दर्पण के गुण। इनके कुछ गुण हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण के गुण। तो याद रखना है आपको, अवतल दर्पण के 4 गुण होते हैं। ठीक है। सबसे पहला गुण होता है आपका कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर आपतित होती है,
तो दर्पण से टकराकर फोकस बिंदु से होते हुए वापस लौट जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जैसे कि आपको ये दिख रही है, ये आई, ये लाइन, ये किरण आई है प्रकाश की मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये अवतल दर्पण पर जब ये आएगी, आपतित होगी, तो दर्पण से टकराकर फोकस बिंदु से यानी कि एफ से वापस जाएगी। ये यहाँ से टकराकर एफ से होते हुए जाएगी। तो ये होता है आपका पहला गुण किसका? अवतल दर्पण का। ठीक है। दूसरा गुण होता है कि जब कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण के फोकस बिंदु से आपतित हो तो दर्पण से टकराकर वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पहले वाले गुण का ये सेम उल्टा है। उसमें प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी और फोकस से जा रही थी। आपके प्रकाश किरण आई है आपके फोकस से और ये टकराकर दर्पण से जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये इसका दूसरा गुण है आपका अवतल दर्पण का। इसके बाद तीसरा गुण है इसका कि जब कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, जो पी होता था आपका पोल ध्रुव पर आपतित होती है, तो दर्पण से टकराकर समान कोण बनाते हुए वापस लौट जाती है। यदि कोई प्रकाश किरण पी पर आएगी तो जितने एंगल पर आई है उतना ही एंगल बनाते हुए वापस लौट जाएगी। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। ये होता है अवतल दर्पण का तीसरा गुण। इसके बाद चौथा गुण होता है लास्ट, जब कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से आपतित होती है तो दर्पण से टकराकर वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है। यदि सी से प्रकाश की किरण आई है सी से, तो टकराकर वापस भी सी से ही जाएगी। तो ये होता है अवतल दर्पण का आपका चौथा गुण लास्ट। ठीक है। ये चारों गुण आपको अच्छे से याद करने हैं, इनकी सहायता से आप इनके प्रतिबिंब बना पाओगे। इसके बाद बात करते हैं हम उत्तल दर्पण के गुण। तो उत्तल दर्पण के भी आपके चार ही गुण होते हैं। सबसे पहले की बात करेंगे। सबसे पहला गुण होता है आपका, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, जैसे कि ये आई है किरण, तो दर्पण से टकराकर फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो दर्पण से टकराकर ये इस तरीके से जाएगी कि ऐसा लगेगा कि कहाँ से आई हो, ये फोकस बिंदु से आई हो जैसे। ठीक है। ये प्रकाश किरण अंदर नहीं जा सकती क्योंकि अंदर की ओर पारे की कली हुई है। ठीक है। तो ये परावर्तित हो जाएगी परे को, लेकिन लगेगी ऐसे जैसे कि आपके फोकस बिंदु से आई हो। तो ये पहला गुण है इसका। इसके बाद आगे चलते हैं। दूसरा गुण होता है इसका कि जब कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के फोकस पर जाती हुई प्रतीत हो, उत्तल दर्पण के फोकस पर जाती हुई प्रतीत हो, यानी कि ऐसी लग रही हो कि शायद कि फोकस बिंदु पर जा रही है प्रकाश की किरण अंदर की ओर, तो दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यहाँ दर्पण से टकराकर ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी क्योंकि अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि दर्पण के अंदरली ओर पारे की कली हुई है। ठीक है। तो ये होता है दूसरा गुण कि जब फोकस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होगी तो दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसके बाद तीसरे की बात करते हैं। तीसरा गुण होता है आपका, जब कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के ध्रुव पर आपतित हो, ध्रुव पर आपतित हो तो दर्पण से टकराकर समान कोण बनाते हुए वापस लौट जाती है। यानी कि यदि पी पर आई है तो पी से ही वापस चली जाएगी, जितने एंगल पर आई थी उतना ही एंगल बनाते हुए वापस चली जाएगी। ये होता है इसका तीसरा गुण। और चौथा गुण होता है लास्ट, जब कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र पर आती हुई प्रतीत हो, ऐसी लग रही हो कि शायद कहाँ जा रही है, वक्रता केंद्र पर जा रही है अंदर। ठीक है। तो दर्पण से टकराकर वक्रता केंद्र से ही वापस लौटती हुई प्रतीत होती है। तो ये दर्पण से टकराने के बाद ऐसा लगता है कि वापस सी से ही आई। तो ये इसका था आपका चौथा गुण उत्तल दर्पण का। ठीक है। ये चारों गुण आपको अच्छे से याद करने हैं, अवतल दर्पण के भी और उत्तल दर्पण के भी। इसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका इस चैप्टर में प्रतिबिंब, यानी कि जिसे हम इमेज या फोटो कह सकते हैं। क्या होता है, जब किसी
वस्तु या बिंब से चलने वाली प्रकाश किरण किसी दर्पण से टकराकर किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु पर उत्पन्न चमक को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, या तो किसी बिंदु पर वास्तव में मिलेंगी किरणें या मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो वहाँ पर एक चमक उत्पन्न होती है जिसे हम कहते हैं प्रतिबिंब, यानी कि इमेज, वहाँ फोटो बनता है उसका। और प्रतिबिंब आपके दो प्रकार का होता है, एक तो होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब होता है जो आपको वास्तव में दिखाई देगा, उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ज़्यादातर आपको डायग्राम में इस तरीके का डायग्राम दिखाई देगा वास्तविक प्रतिबिंब का, यानी ये डॉट लाइन, इससे डार्क लाइन के साथ। और दूसरा होता है आपका आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसकी हम सिर्फ कल्पना करते हैं, आभास करते हैं, तो इस प्रतिबिंब को दिखाते हैं हम डॉट वाली लाइन से। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका दर्पणों की सहायता से प्रतिबिंबों का बनना। दर्पणों की सहायता से हम प्रतिबिंब बनाएंगे। अब सबसे पहले बनाएंगे अवतल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंबों का बनना। याद रखना है आपको कि अवतल दर्पण की सहायता से हम छः तरीके से प्रतिबिंब बना सकते हो आप। सबसे पहला है आपका कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनाओगे। जब वस्तु आपकी अनंत पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो याद रखना है कि अनंत से किरणें हमेशा समांतर आती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं अनंत से किरणें। तो अनंत पे एक वस्तु रखी हुई है ए बी, इससे प्रकाश किरणें चली है मुख्य अक्ष के समांतर, और ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने के बाद कहाँ से जाएंगे, फोकस से। और एक किरण आई है मुख्य अक्ष के समांतर नीचे से, ये भी आपके फोकस से जाएगी। तो ये दोनों किरणें जहाँ काटेंगे एक दूसरे को, वहाँ बनेगा इसका प्रतिबिंब। ए भी जो वस्तु रखी थी इसका प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, बिंदु के समान यानी कि बहुत छोटा आकार में, और फोकस बिंदु पर बनता है। ये चार कंडीशन आपको लिखनी है डायग्राम के साथ। ठीक है, दूसरी कंडीशन है आपकी जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर हो, यानी कि जब वस्तु सी से दूर रखी हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो याद रखना ये वक्रता केंद्र से एक वस्तु रखी हुई है जिसका नाम है आपका ए बी, वक्रता केंद्र से दूर रखी हुई है। ठीक है, तो इससे एक किरण ऐसे गई है मुख्य अक्ष के समांतर, ये टकराकर फोकस से जाएगी, और दूसरी किरण गई है सी से और ये टकराकर वापस भी सी से आएगी। तो इसका प्रतिबिंब बनाया आपका सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बनाए ए डैश बी डैश। तो ये कंडीशन आपको साइड में लिखनी है कि उल्टा बनाए, वास्तविक बनाए, वस्तु से छोटा, ध्रुव पी और फोकस बिंदु एफ के बीच में बनाए। ठीक है, ये थी आपकी दूसरी कंडीशन। तीसरी होती है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, यानी कि सी पर रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो एक वस्तु रखी हुई है आपकी ए सी पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। इससे एक किरण चली है आपकी मुख्य अक्ष के समांतर जो टकरा कर गई है फोकस बिंदु से, दूसरी किरण आई है फोकस बिंदु से जो टकराकर दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को काट रही हैं सी पर ही वापस। सी पर अगर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बना है उसका, सी पर ही बना है। तो ये कंडीशन आपको लिखनी है कि उल्टा बनाए, वास्तविक बनाए, वस्तु के समान आकार का, सेम साइज का। यदि वस्तु आपकी 5 सेंटीमीटर की थी तो आपका प्रतिबिंब भी कितना बनेगा, 5 सेंटीमीटर का, और वक्रता केंद्र यानी कि सी पर बनता है प्रतिबिंब। ये कंडीशन याद रखनी है आपको वक्रता केंद्र वाली, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ ली जाती है। चौथी कंडीशन आती है आपके जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में रखी हुई हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र के बीच वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो वस्तु रखी हुई है आपकी सी और एफ के बीच में रखी है ये वस्तु ए ओ जो रखी हुई है। ठीक है, तो इससे एक किरण चली है आपकी मुख्य अक्ष के समांतर, ये दर्पण से टकरा कर गई है वापस फोकस से, और दूसरी किरण जो चली है वो चली है इस तरीके से, ये ऐसे लगी कि शायद कहाँ से आई है, ये सी से, और जो प्रकाश किरण सी से आती है वो टकराकर दर्पण से वापस भी सी से जाती है। तो ये दोनों किरणें इन्हें एक दूसरे को काट रही हैं सी से दूर।
और वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। तो ये कंडीशन लिखेंगे साइड में कि उल्टा बना है, एक तो वास्तविक बना है, वस्तु से बड़ा बनता है प्रतिबिंब, और वक्रता केंद्र से यानी कि सी से दूर बनता है प्रतिबिंब। ठीक है, ये चौथी कंडीशन थी आपकी। इसके बाद बात करते हैं पांचवी, जब वस्तु फोकस बिंदु पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो जब वस्तु फोकस पर रखी हुई है, एक वस्तु है जिसका नाम लिखा है ए, फोकस बिंदु पर रखी हुई है, इससे एक किरण चली है मुख्य अक्ष के समांतर जो दर्पण से टकराकर वापस गई है फोकस बिंदु से, और दूसरी किरण चली है सी से, कि ऐसी लगी है शायद कहाँ से आई है, सी से, तो दर्पण से टकराने के बाद वापस भी ये सी से ही जाएंगी। तो ये किरणें दोनों ना तो इस तरफ मिल रही कहीं और ना ही आगे की तरफ, यदि आप मिलाओगे ना आगे की ओर मिल रही हैं। ठीक है, तो इनकी कंडीशन बनती है कि उल्टा बनता है प्रतिबिंब, वास्तविक बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, और कहाँ बनता है, अनंत पर जाकर, क्योंकि यहाँ नहीं मिल रही है, ये किरणें मिलती हैं अनंत पर जाकर। ठीक है, इसके बाद लास्ट कंडीशन बचती है अवतल दर्पण की आपकी छठी, जब वस्तु फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो एक वस्तु ली गई है ए बी, जो हमने रखी है फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में रखी है, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में। ठीक है, वस्तु का नाम है ए बी। इससे पहली किरण चली है आपकी मुख्य अक्ष के समांतर और टकराकर वापस गई है फोकस से। ठीक है, और दूसरी किरण आई है सी से, तो ये टकराकर वापस भी सी से ही जाएंगी। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे से दूर हट रही हैं, तो इस तरफ तो ये कहीं भी मिलेंगी नहीं, तो इन्हें शायद अगर यदि हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये पीछे मिल जाएंगी जाके, तो पीछे यदि मिलती हैं जाके तो वहाँ बनता है आपका प्रतिबिंब आभासी। इसका हम आभास कर रही, इसलिए इसे हमने डॉट लाइन से दिखाया गया है। ठीक है, तो ये सीधा बनता है प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, और आभासी या काल्पनिक कह सकते हो आप। ठीक है, ये एक सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसमें आभासी बनता है अवतल दर्पण में, वरना हर प्रतिबिंब सारे प्रतिबिंब आपके वास्तविक बनते हैं अवतल दर्पण में। तो ये भी याद रखनी है छठी कंडीशन आपको। इसके बाद आगे चलते हैं, अवतल दर्पण के कुछ गुण हैं जो हमने अभी अभी पढ़े हैं। पहला है कि टॉर्च में इस्तेमाल कर सकते हो आप अवतल दर्पण का, सर्च लाइट में करते हैं। सर्च लाइट होती है जो खोजकर्ता होते हैं उनके सर पर एक टोपी होती है, उस टोपी में लगी रहती है सामने की ओर एक लाइट, जिसे कहते हैं हम सर्च लाइट, या नॉर्मल टॉर्च को भी कह सकते हैं। और वाहनों के अर्घ दीप यानी कि हेडलाइट्स में लगे होते हैं आपके अवतल दर्पण, और शेविंग दर्पण में यानी कि जिससे दाढ़ी वगैरह बनाते हैं वो वाला जो शीशा होता है उसमें भी अवतल दर्पण लगा होता है। या दांतों का बड़ा प्रतिबिंब यदि देखना होता है तब भी हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यदि दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखना हो। ठीक है, तो ये था आपका अवतल दर्पण। इसके बाद अगला आता है आपका उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। अब सीखेंगे हम उत्तल दर्पण के द्वारा। तो उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब दो प्रकार से बनते हैं, सिर्फ दो ही कंडीशन हो सकती है इसमें। पहली है आपकी, जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। ठीक है, तो याद रखना कि अनंत से किरणें कैसी आती हैं हमारी, समांतर। तो एक वस्तु रखी हुई है ए बी अनंत पर, इससे प्रकाश किरणें आई हैं आपकी मुख्य अक्ष के समांतर, आकर दर्पण से टकराकर ये वापस चली जाएंगी। अंदर इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि दर्पण की अंदर की ओर कली हुई, ये पारे की कली हो रही है। ठीक है, या ये लाल ऑक्साइड की पेंट हुआ है, तो ये दर्पण से टकराकर वापस चली गई है। एक किरण आई है इस साइड से और ये भी टकराकर वापस चली गई है, तो ये किरणें एक दूसरे को कहीं नहीं काट रही। लेकिन यदि हम इन्हें पीछे बढ़ाएंगे पीछे की ओर तो ये किरणें फोकस बिंदु पर मिलती हैं जाके, तो प्रतिबिंब बनता है आपका एफ पर। तो ये कंडीशन लिखोगे आप कि सीधा बनता है, बहुत छोटा, बिंदु के आकार का, बिंदु के साइज का, सीधा, ये आभासी और काल्पनिक, और दर्पण के पीछे बना है और फोकस बिंदु पर बनता है। ये पहली कंडीशन है आपकी उत्तल दर्पण की। इसके बाद दूसरी आती है कि जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने हो यानी कि वस्तु हमें दिखाई दे रही हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो वस्तु रखी हुई है ओ,
उत्तल दर्पण के सामने, इससे एक किरण चली है आपके मुख्य अक्ष के समांतर, जो टकराकर वापस हो गई है ऐसे, अंदर नहीं जा सकती है, ठीक है। ऐसी ये दूसरी किरण चली थी, ये आई है पी पर और टकराकर वापस पी से समान कोण बनाते हुए वापस हट गई हैं। अब जो दूर हटी हैं प्रकाश किरणें, इन्हें यदि हम पीछे बढ़ाएंगे, जो प्रकाश किरण थी ये वाली, इसे यदि हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये ऐसी मिलेगी एफ पर आती हुई। और ये जो प्रकाश किरण दूर हटी थी समान कोण बनाते हुए, इसे यदि हम पीछे हटाएंगे तो ये ऐसे जाएंगी। तो ये जो पीछे हटाने के बाद किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, ये काट रही हैं आई पर, तो प्रतिबिंब बन जाएगा आपका आई पर। तो ये कंडीशन लिखनी है साइड में कि प्रतिबिंब कैसा बना है आपका, सीधा बनता है, एक तो वस्तु से छोटा बनता है, आभासी या काल्पनिक बोल सकते हैं, दर्पण के पीछे बनता है, फोकस बिंदु यानी कि एफ और ध्रुव के बीच में यानी कि पी, यहाँ जो पी होता था आपको, ठीक है, इन दोनों के बीच में बनता है प्रतिबिंब आई। ये दो ही कंडीशन है बस उत्तल दर्पण में जो आपको पढ़नी है। इसके बाद इसके भी कुछ उपयोग हैं, जैसे कि उत्तल दर्पण के उपयोग हैं आपके कि वाहनों के पश्चिम दृश्य देखने के लिए साइड शीशों में इस्तेमाल करते हैं हम उत्तल दर्पण का। इसका मतलब है जो गाड़ी वगैरह होता है या बाइक वगैरह जो होती हैं, उसके साइड की जो शीशे होते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं उत्तल दर्पण का, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है। और साइड की जो शीशे होते हैं गाड़ी के या कार के या बाइक के, उसमें हमें पीछे का वाहन सीधा दिखाई देता है और छोटा दिखाई देता है। और हमने अभी अभी पढ़ा है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब एक तो सीधा बनता है और एक छोटा बनता है। तो पीछे का प्रतिबिंब जो है, जो पीछे से गाड़ी आ रही है, उसका प्रतिबिंब साइड के शीशे में छोटा बनता है और सीधा बनता है, तो इसलिए वहाँ इस्तेमाल करते हैं हम उत्तल दर्पण का, ठीक है। तो ये थे आपके दर्पण इस चैप्टर में जो आपको पढ़ने थे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।